कुछ। हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत चालन के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ये एक चालक है जिसमें लगभग 10⁻28 या 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, यानी एकांक आयतन में लगभग 10⁻28 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसमें टहलते रहते हैं रैंडमली टहलने का मतलब, इसे 3 हमने दिखाया है। तो एक इस स्पीड से आगे जा रहा होगा, तो दूसरा हो सकता है इस स्पीड से जा रहा हो, तीसरा हो सकता है इस स्पीड से। सब एकदम रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, इसीलिए किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज फ्लो 0 होता है और कोई बैटरी नहीं लगी रहने पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, भले ये लगभग 10⁵5 मीटर पर सेकंड के उसमें वेग से क्यों ना गतिमान हो। अब अगर यहाँ पर एक बैटरी लगा दी जाती है V वोल्ट की, मतलब इसके सिरों के बीच मान लीजिए इसकी लंबाई L है, L लंबाई है, इसके सिरों के बीच अगर हम V विभवांतर लगा देते हैं तो होगा क्या। इस विभवांतर के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, यानी इस तरफ से इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है E पूरे चालक के अंदर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, कि जानते हैं F बराबर होता है QE। इलेक्ट्रॉन के केस में F बराबर -EE, यानी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में बल लगेगा। जो ये रैंडमली बहुत तेज़ी से इधर उधर गतिमान कर रहे थे, इन पर इस दिशा में एक फोर्स काम करेगा, जिसके कारण ये इस दिशा में थोड़ा सा डिस्प्लेस होंगे। कहने का मतलब कोई बहुत तेज़ी से इस तरफ जा रहा था, उस पर हल्का सा इस दिशा में फोर्स लगेगा तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज होके ये हो जाएगी दूसरे टक्कर से पहले, इसकी डायरेक्शन चेंज होके थोड़ी सी ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होके ये हो जाएगी। तो सारे के सारे इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बायस्ड होंगे, यानी उन पर एक वेलोसिटी सुपरइम्पोज्ड हो जाएगी, जिसके कारण वो इस दिशा से इस दिशा में एक बहुत ही छोटे वेग से गतिमान होंगे। ये अमाउंट दिख रहा होगा, ये बहुत ही छोटा है, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये इस दिशा में बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे थे। धीमी स्पीड होती तो इस दिशा में बहुत तेज़ी से जाते, यानी जब हम इस पर एक बैटरी लगाते हैं, विद्युत विभवांतर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म वेग से गतिशील होते हैं। मतलब इस दिशा का जो वेग है वो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये रैंडमली बहुत तेज़ी से गतिमान थे। इसी सूक्ष्म वेग को कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। परिभाषा भी हमने बताया और उसी को लिख दिया है कि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो यहाँ दिखाया गया है रेड लाइन से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, E उत्पन्न होता है, E बराबर V/L, विभवांतर बटे दूरी, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत बल F बराबर -EE का अनुभव करते हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो भी हैं ये, इस पर इस दिशा में फोर्स लगता है E। चूँकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च ऊष्मीय वेग लगभग 10⁵5 मीटर पर सेकंड से अनियमित दिशाओं में गतिशील होते हैं, यानी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली पूरे जो मटेरियल के हैं वो मोशन कर रहे होते हैं और बहुत तेज़ी से उस समय इस दिशा में एक फोर्स काम करता है। अतः विद्युत बल जो ये लग रहा है इलेक्ट्रॉन को त्वरित वेग न प्रदान करके, यानी बहुत तेज़ स्पीड उसको ना देके
सूक्ष्म वेग प्रदान करता है जिसे इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। सीधी भाषा में एक लाइन में जानना चाहेंगे कि विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म वेग से गतिशील होते हैं, इससे हम कहते हैं अनुगमन वेग। अब ऊष्मीय वेग, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग क्रमशः U1, U2 UN तथा श्रांतिकाल τ1, τ2 τN है, जहाँ n पर यूनिट वॉल्यूम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, उनके ये ऊष्मीय वेग है और ये उनके श्रांतिकाल हैं। तो जब ये यहाँ से चलेगा तो जब तक दूसरे धरायन से टकरा नहीं जाता है उस समय तक ये फोर्स इस पर काम करेगा, जिससे इसकी वेलोसिटी बदलेगी। इन्हीं वेलोसिटीज़ का एवरेज ले लेंगे तो इस डायरेक्शन का एक वेग मिल जाएगा, जिससे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो F बल के कारण, F बल मतलब F बराबर माइनस EE, बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग τ1, τ2 τN समय अंतराल में या समय में V1, V2 Vn हो जाते हैं। U1 का τ1 समय अंतराल में V1 हो गया इस फोर्स के कारण, V2 का U2 हो गया, अलग अलग हो गया, इनका औसत ले लेंगे वही हमारा अनुगमन वेग होगा। इसलिए अनुगमन वेग Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस Vn बटे n। अब V1, V2 Vn को निकालना है। हम जानते हैं गति का समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT, यानी V1 बराबर U1 प्लस A τ1, जहाँ A त्वरण है। इसी तरह V2 बराबर U2 प्लस A τ2 Vn बराबर UN प्लस A τN। आगे U1 का मतलब U1 प्लस A τN, V2 का मतलब U2 प्लस A τ2। देख रहे होंगे A दूसरे वाले टर्म में कॉमन है, पहले में U1, U2 और U1 है, यानी लाल निकल गया। Vd U1 प्लस U2 प्लस UN बटे n प्लस दूसरे में A कॉमन है, τ1 प्लस τ2 प्लस τN बटे n। ये ऊष्मीय वेग का औसत है, 0 होता है। श्रांतिकालों का औसत है, जिसे हम श्रांतिकाल कहेंगे, A τ, यानी Vd बराबर हो गया A τ, एक्सीलरेशन और τ। A बराबर F बाई m, यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। F का मतलब EE बटे m, मैग्नीट्यूड केवल रख रहे हैं, इसलिए Vd बराबर आ गया E बाई m E τ। देखेंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो श्रांतिकाल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब 0 है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 होगी, यानी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, यानी करंट हमको 0 मिलेगी। नहीं जाने का मतलब परिणामी रूप से नहीं जाएगा, रैंडमली तो वैसे बहुत तेज़ी से चल रहा है। τ ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, τ कम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो अलग अलग मटेरियल के लिए τ अलग अलग होता है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है। E/m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और m आवेश है और ये मास है। तो कुल मिला के Vd एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, अलग अलग मटेरियल के लिए ये अलग अलग होगा। विभवांतर के साथ अगर इसका संबंध लिखना चाहेंगे तो E बराबर हो जाएगा V/L, विभवांतर बटे यहाँ की दूरी, तो हम Vd बराबर लिख सकते हैं E/m V/L टाउ। कोटि मान की बात करें तो Vd E/m E इंटू टाउ है। Vd E का मतलब 1.6 गुणे 10 की घाते -19, m का मतलब 9.1 गुणे 10 की घाते -31। मान लेते हैं एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ 10 की घाते -14 के आसपास का है। इन दोनों को करेंगे तो ये 10 की घाते -33 और ये 10 के आसपास है, 10 की घाते -30, यानी ये नियर अबाउट 10 की पावर -3। जो Vd का कोटि मान है 10 की घाते -4 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। 10 की घाते -3 भी लिख सकते हैं, 10 की घाते -3 से -4 से -3, पर ये एक मैक्सिमम वैल्यू टाइप की है कि Vd का मान बहुत ही कम है। ध्यान देंगे 10 की घाते -4 का मतलब होता है 0.02 सेंटीमीटर 01 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करेगा 1 सेकंड में वो इस दिशा में उसका रिजल्टेंट 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर का 100वां भाग हुआ 1 सेकंड में पहुंचता है। पर जैसे ही बैटरी लगाते हैं धारा हमको तुरंत मिलती है। कारण इसका ये है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ पहुँचेगा तभी धारा मिलेगी। पूरे मटेरियल के इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करते हैं, इसलिए धारा हमको तुरंत मिलती है जैसे ही बैटरी लगाते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन बैटरी से सप्लाई भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये चालक धनावेशित अथवा ऋणावेशित होता है। चालक न्यूट्रल ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करंट फ्लो हो रही हो अथवा नहीं फ्लो हो रही हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग को हमने अभी पढ़ा थोड़ा डिटेल में कि इस पर बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में इस पर एक वेग सुपरइम्पोज्ड हो जाता है जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन Vd चाल से इस दिशा में मोशन करता है। हालांकि ये वास्तविक पिक्चर नहीं है, वास्तविक पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है कि ये उस स्पीड से इस दिशा में थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं। पर अब थ्योरेटिकली हम इसको बना सकते हैं इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे ये हो, जो भी है, ये इस डायरेक्शन में Vd चाल से चल रहा है, इस तरह से दिखा सकते हैं। ऐसा होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स सारे रुके हों और जैसे बैटरी लगाई जाए वो इस दिशा में धीरे धीरे मोशन करने लगें, पर ये इक्विवेलेंट फिगर है। ऐसा माना जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में Vd चाल से चल रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये Vd चाल से क्या करेंगे, इस दिशा में मूव कर रहे हैं। करंट निकालनी है, विद्युत धारा निकालनी है। हम लोग धारा बराबर जानते हैं I बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T, जहाँ डेल्टा Q क्या है, डेल्टा T समयांतराल में डेल्टा T समयांतराल में गुजरने वाला आवेश किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से, मान लीजिए वो क्रॉस सेक्शन ये है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, A क्षेत्रफल है, में अनुप्रस्थ परिच्छेद से A से गुजरने वाला आवेश
आवेश। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, चार्ज इस तरफ मूव करेगा, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं अगर ये पता चल जाए डेल्टा टी समय अंतराल में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का हम गुणा कर सकते हैं। यानी डेल्टा क्यू बराबर हम लिख सकते हैं एन ई, जहाँ एन क्या है, डेल्टा टी समय अंतराल में गुजरने वाले, कहाँ से, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, चालक के किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब डेल्टा टी समय में स्पीड इनकी हम लोगों ने क्या लिया है, वी डी, तो डेल्टा टी समय में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। वी डी चाल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो डेल्टा टी समय में वो कितनी दूरी तय किया, डेल्टा एक्स। तो ये इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। तो इसके पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इतनी ही दूरी पर, यहाँ वाला, वो कहाँ पहुँचाएगा, यहाँ पर। उस बात को ध्यान से समझिएगा, इसको यहाँ पहुँचना है, इसके पीछे वाला कहाँ पहुँचाएगा, यहाँ पर। कितने टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। मतलब इसके पहले के जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे यहाँ से गुजर चुके होंगे। तो इतनी लंबाई, यानी या इतनी लंबाई में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे डेल्टा टी समय में गुजर गए होंगे। यानी यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बनाया जाए, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं इस मोटाई के बेलन में, वो सारे के सारे डेल्टा टी समय में यहाँ से गुजर गए। जहाँ ये दूरी क्या है, डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स क्या है, वी डी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय दूरी। यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमको निकालनी है, ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स लंबाई तथा ए क्षेत्रफल के बेलन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस आयतन में, मतलब एक क्षेत्रफल हो गया, ये लंबाई हो गई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एकांक आयतन में हमने n इलेक्ट्रॉन माना है, इसके आयतन में n का क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, बराबर बेलन का आयतन गुणे एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेलन का आयतन क्या होगा, ऊंचाई गुणे क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर की जगह a है, ऊंचाई की जगह डेल्टा x है, इसमें स्मॉल n, ये कैपिटल N मिल गया, इसलिए हम डेल्टा Q लिख सकते हैं। डेल्टा Q बराबर एन ई डेल्टा x a स्मॉल n, डेल्टा x वी डी इंटू डेल्टा टी, वी डी इंटू डेल्टा टी, इसकी जगह a, इसमें ई छूट गया, ये ए स्मॉल n ई, ये डेल्टा क्यू बराबर हो गया। आई बराबर है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, यानी यहाँ से ये डेल्टा टी हट जाएगा, एन ई ए वी डी, आई बराबर हो गया एन ई ए वी डी। ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। फार्मूला लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आए हैं, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हो, एरिया दिया हो, मतलब रेडियस कुछ भी इसका दिया हो, तो करंट हम निकाल सकते हैं। इसमें अननोन चीज़ एक आध नहीं रहेगी, बाकी कुछ चीज़ें दी रहेंगी, वो आपको निकालनी होगी।
नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। डेफिनेशन हमने लिख दिया है, किसी बिंदु पर जैसे पॉइंट P है, इसके अबाउट एक क्षेत्रफल ये A है, गोल चौकोर कैसा भी हो सकता है, गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। मतलब ये किसी एक बिंदु की प्रॉपर्टी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये पूरे वॉल्यूम की प्रॉपर्टी नहीं है। एक पॉइंट P है, ये क्षेत्रफल ये है, इसके परपेंडिकुलर जो धारा जा रही है ये क्षेत्रफल है, इस दिशा में जो धारा जा रही है उस धारा में क्षेत्रफल का भाग दे दिया गया है। यानी एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मात्रक और बीमा निकाल लीजिए। मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ए होता है एम्पियर की बीमा, इसकी बीमा L-2, ये इसकी डायमेंशन हो गई, बीमा हो गई। ये सदिश राशि है, J मतलब विद्युत धारा सदिश राशि है जिसकी दिशा बिंदु पर, मतलब जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं धारा की दिशा में होती है। जिस दिशा में करंट फ्लो कर रही होगी उसी दिशा में इस J की दिशा होगी, धारा की दिशा में होती है अब ये पॉइंट है P, अगर यहाँ पर इस तरह से हम क्षेत्रफल लेते हैं A या dA, तो क्षेत्रफल को वेक्टर बनाने के लिए गॉस थ्योरम में पढ़ाया गया है कि इसके लंबवत एक यूनिट वेक्टर खींच लीजिए n कैप, तो हम वेक्टर A बराबर लिख सकते हैं A n कैप। करंट फ्लो हो रही है इस दिशा में I, तो पूरे क्षेत्रफल से I करंट इस दिशा में जा रही है। परिभाषा में है A के लंबवत, क्षेत्रफल यहाँ पर ऐसे है, हमको क्षेत्रफल कैसा चाहिए, इस तरह का। तो ये कंपोनेंट कैसे निकलेगा, यानी जो ये वाला हम बनाए हैं ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसके लिए कंसीडर करिए ये वास्तविक है, ये वाला है जिसका पहले ऐसे ले लीजिए, यही करंट की दिशा हो गई, यही एन कैप की दिशा हो गई। इसको थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे, ये नॉर्मल वेक्टर भी थोड़ा थोड़ा घूमता रहेगा। अगर ये थीटा कोण इधर घूम गया तो इसका नॉर्मल भी थीटा कोण घूम जाएगा, यानी ये एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा। करंट और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण क्या हो गया, थीटा। तो इन दोनों क्षेत्रफल का जो एंगल बन रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, वो थीटा है, क्योंकि हमको ये लंबवत वाला क्षेत्रफल चाहिए I/A करने के लिए। A जहाँ क्या है, धारा के लंबवत क्षेत्रफल है। तो देखेंगे इसका प्रोजेक्शन ये है, इसका ये है। तो अगर ये पूरा A था, ये A/2 होगा और इतना A/2 होगा। इसका इस तरफ आधार की तरह है, यानी ये जो दिख रहा है A/2 cos थीटा, उसी तरह से ये भी A/2 cos थीटा। यानी ये जो क्षेत्रफल है ये हो गया A cos थीटा, अगर यह क्षेत्रफल क्या रहा हो, A। यानी यदि बिंदु पर A तथा I के बीच कोण थीटा हो तो J बराबर I/A cos थीटा, या I बराबर लिख सकते हैं JA cos थीटा। J भी वेक्टर है, J की दिशा किधर है, करंट की दिशा में, A की दिशा किधर है, इस दिशा में, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। I बराबर वेक्टर J डॉट वेक्टर A। फाई बराबर हम लोग पढ़ते हैं E डॉट A, विद्युत फ्लक्स। I बराबर है J डॉट A। दिस इम्प्लाइज विद्युत धारा घनत्व की
फ्लक्स होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। आज का लास्ट टॉपिक मोबिलिटी या गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब होता है जो चार्ज है वो किस हिसाब से गतिशील हो रहा है, यानी उसकी चलने की क्षमता क्या है। जैसे ही हम विभवांतर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक अनुगमन वेग होता है Vd, यही डिसाइड करता है कि करंट तेज ज़्यादा होगी अथवा कम होगी। यहाँ पर एक विलयन हमने लिया है, मान लीजिए, जिसमें प्लस आयन है और माइनस आयन है। इस पर प्लस लगाया गया, यानी ये इस तरफ, ये इस तरफ। इन सब की भी ड्रिफ्ट वेलोसिटियाँ होंगी अलग अलग। एक की डैश मान लिया गया, एक की Vd। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ज़्यादा होती है, मतलब वो चार्ज कैरियर्स, मतलब आवेश वाहक, क्योंकि आवेश तो जाता नहीं है, H+ आयन है मतलब धन आवेश जा रहा है। सल्फेट SO4 माइनस आयन है, मतलब माइनस माइनस आयन है, मतलब नेगेटिव चार्ज जा रहा है। तो हर चार्ज को ले जाने के लिए एक वाहक की ज़रूरत होती है, जिसको हम आवेश वाहक कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, जिनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी है। तो चाहे इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो आयंस की, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब किसी भी आवेश वाहक की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है आवेश वाहकों का अनुगमन वेग Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, Vd बराबर E/m E इंटू टाउ। इसके पहले देखेंगे। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कम इलेक्ट्रिक फील्ड कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस प्रोपोर्शनलिटी में एक कांस्टेंट आता है म्यू इंटू ई। इसी म्यू को कहते हैं मोबिलिटी या गतिशीलता। और म्यू की अगर बात करें, अगर उस फार्मूले को याद रखें, E/m, ये इलेक्ट्रॉन के केस के लिए है स्पेशली, E टाउ E। तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये होता है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कटायंस एनायंस की बात करेंगे तो उनका चार्ज आएगा और यहाँ पर उसका द्रव्यमान आएगा। तो देखेंगे ये कांस्टेंट है, टाउ मटेरियल पर डिपेंड करता है, श्रांतिकाल कितना है, ये चार्ज का चार्ज है और ये उसका मास है। तो सबके लिए ये अलग अलग होगा। तो देखेंगे मास ज़्यादा हो जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, चार्ज ज़्यादा हो जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अधिक होगी, श्रांतिकाल ज़्यादा हो जाए तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अधिक होगी। तो ये मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखी जा सकती है। म्यू यहाँ से देखेंगे तो म्यू बराबर आ गया, मोबिलिटी बराबर आ गई Vd/E। मात्रक निकालना चाहे मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर कूलम अथवा वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। न्यूटन पर कूलम लेंगे तो दूसरे ढंग का मात्रक मिलेगा। इसका बीमा भी निकाल लीजिए, ये वोल्ट है, ये वोल्ट है और ये टाइम है। यदि E बराबर हमारा क्या हो जाए 1 न्यूटन पर कूलम एकांक, तो म्यू बराबर क्या होगा Vd। यानी एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही उस आवेश वाहक का मोबिलिटी होगी। दिस इम्प्लाइज एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अनुगमन वेग उसके मोबिलिटी के या गतिशीलता के बराबर होता है, या गतिशीलता कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली कुछ न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले पर आते हैं। बीमा यूनिट ये सब निकालने के लिए भी आता है। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद दूसरे वाले में हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग के ही आधार पर ओम के नियम की
व्याख्या और प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता।